रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई क्लास में हम लोग परागण के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होती है, मतलब परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होती हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, वह किसे परागण कहेंगे, किसे स्वपरागण कहते हैं, किसे पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इस पूरी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर बच्चों आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि परागण क्या होता है, जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो परागण ये होता है कि जब किसी एक पुष्प, कोई एक पुष्प हो और कोई दूसरा पुष्प हो, जब किसी एक पुष्प का जो परागकोश होगा, परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पर पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई पुष्प है, एक पुष्प के परागकण जो होंगे वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। या फिर कोई एक ही पुष्प में ऐसा हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई पुष्प है, पुष्प का जो परागकोश है, पुष्प का परागकोश कहाँ पाया जाएगा, पुंकेसर में पाया जाएगा। पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश में उपस्थित होते हैं परागकण। पुंकेसर के परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर के परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना जो होती है, जो क्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। यह पराग की स्त्री प्रक्रिया के हिसाब से परागण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वयुग्मन या स्वपरागण, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण, तीसरा होता है पर परागण। ध्यान दीजिएगा, जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण का मतलब ये होता है कि कोई पुष्प है, कोई एक पुष्प है, उस पुष्प में उपस्थित जो वर्तिकाग्र होंगे और जो परागकोश होंगे, जब परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचे, मतलब कोई एक ही पुष्प के अंदर जो परागकोश और वर्तिकाग्र होंगे, जब उसमें परागण की घटना होगी तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक ही पुष्प हो, एक ही पुष्प के अंदर जो परागण की जब घटना होगी तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ओके, दूसरी चीजें आती हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण का मतलब ये होता है कि जब कोई एक पौधा हो और उस पौधे में 2 फूलों के बीच में, जब कोई एक पौधा हो और एक पौधों के 2 फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो, 2 पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तीसरा होता है पर परागण। पर परागण का मतलब ये होता है कि जब 2 विभिन्न पौधे हों, जब 2 अलग अलग पौधे हों और उन अलग अलग पौधों के बीच में परागण की घटना हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि जो परागण होता है या परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण क्या कहलाता है, परागण कहता है। मतलब परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाने की जो घटना है उसी को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। ओके, परागण जो होगा वो पराग के स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वयुग्मन जिन्हें स्वपरागण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर ऑटोगैमी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी दोनों बात सेम है। दूसरी होती है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण मतलब गेटोमोफिली। गेटोमोफिली मतलब क्या होता है, सजात पुष्पी परागण। तीसरा होता है पर परागण। पर परागण मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोग ज्यादातर 2 ही चीज पढ़े होंगे, एक सेल्फ पॉलिनेशन पढ़े होंगे, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन एक और होता है जिसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, अगला चीज लिखा गया है स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या होता है कि जब एक ही पुष्प यहाँ लिखा गया उसी का मतलब जब कोई एक ही पुष्प मतलब एक पुष्प हो और उसी पुष्प के अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में जब परागण की घटना होगी तो उसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे या स्वपरागण कहेंगे। ओके, जब एक ही पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं या स्वपरागण कहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्वयुग्मन या स्वपरागण के लिए एक चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसको कहते हैं समकालिकता। ठीक है, अगर कोई पौधों में समकालिकता है तभी उसमें स्वपरागण हो सकता है। समकालिकता का मतलब ये होता है कि जब उसमें वर्तिकाग्र और परागकोश जो दोनों एक साथ तैयार हों परागण के लिए, जब परागकोश एवं वर्तिकाग्र दोनों एक साथ तैयार हो, परिपक्व हो, मेच्योर हो, किसके लिए, परागण के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, समकालिकता कहते हैं। और समकालिकता स्वपरागण के
आवश्यक होता है, जरूरी होता है। वही चीज अगला लिखा गया है, स्वयुग्मन के लिए समकालिकता, जब परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ तैयार हो तो उसे क्या कहते हैं, परागण के लिए उसे क्या कहते हैं, समकालिकता कहते हैं, का होना आवश्यक है। मतलब स्वयुग्मन के लिए समकालिकता का होना आवश्यक है। दूसरा पार्ट होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जब एक ही पादप की एक ही पुष्प, एक ही पादप की एक ही पुष्प का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, एक पौधों के दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो, उसे ही क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। एक ही पादप की एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। तीसरा होता है पर परागण, या जिसे कहते हैं परनिषेचन। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच में स्थानांतरण होता है। मतलब इसमें क्या होता है, पर परागण में दो भिन्न पौधों के बीच में जब परागण की घटना होगी तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगला चीजें क्या होती हैं, ध्यान से मैं आपको एक एग्जांपल से और बताने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट। प्यारे बच्चों इसको देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये दो पौधे हैं। ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए दो पौधे हैं और दो पौधे हैं, अलग अलग पौधे हैं। उसमें से क्या हो कि एक पौधा, ये एक पौधा है, इस एक पौधे के बीच में एक पौधे हैं, एक ही पौधे के बीच में जब इसमें कई फूल लगेंगे, जैसे आप कोई पौधा देखे होंगे उस पौधे में कई फूल लगते हैं जिनको पुष्प भी कहते हैं, तो उसमें कई फूल लगेंगे, कई पुष्प लगेंगे। तो अगर उसमें से एक पुष्प के बारे में देखा जाए, उसमें एक पुष्प देखा जाए और एक पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंग केसर दोनों पाए जाएं, और जब स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र दोनों पाए जाएंगे। जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प में परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में परागण की घटना होगी उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट सजात पुष्पी परागण किसे कहेंगे, जब एक ही पौधा हो लेकिन इसमें दो अलग अलग फूल हो, दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। पर परागण किसे कहेंगे, पर परागण का मतलब हुआ कि दो अलग अलग पौधे हो गए, दो अलग अलग पौधे हो गए। जब दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण की क्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो परागण की घटना होती है, परागण का मतलब ये होता है कि एक वर्तिकाग्र से, परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग क्रिया हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पौधा हो उसके एक ही फूल के बीच में हो, कोई एक पौधा हो उसके दो फूलों के बीच में क्रिया हो, या फिर कोई दो भिन्न भिन्न पौधों के बीच में। ओके प्यारे बच्चों, अगर फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे में एक फूल लगा है। ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक पौधा है, इस पौधों में फूल लगा है और इसी पौधे के अंदर जो स्त्री केसर और पुंग केसर है, मतलब परागकोश एवं वर्तिकाग्र है, जब इसमें परागण की क्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण के लिए। दूसरी चीजें क्या है कि एक पौधा है, उस पौधे में दो अलग अलग फूल है, एक पौधा है उसमें दो अलग अलग फूल है। जब दो अलग अलग फूल है इसमें क्या होगा कि जब दो अलग अलग फूल है इसमें क्या होगा कि इसका परागकोश इसके वर्तिकाग्र पे आ जाए या इसके परागकोश इसके वर्तिकाग्र पे आ जाए। मतलब जब दो फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो, एक ही पौधा हो लेकिन दो फूलों के बीच में परागण की क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। जबकि स्वपरागण हम लोगों ने क्या समझा कि जब एक ही पौधा हो, एक पौधा की एक ही फूल के अंदर परागण की क्रिया हो तो इसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे या स्वपरागण कहेंगे। सजात पुष्पी परागण किसे कहेंगे, जब एक ही पौधा हो लेकिन दो फूल हो, उनके बीच में परागण की क्रिया हो, उन्हें क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। तीसरा पार्ट क्या आता है कि जब दो पौधे हो, मान लीजिए एक पौधे का फूल इधर है, एक पौधे का फूल इधर है, ठीक है। जब दो पौधे हो, दो पौधों के बीच में परागण की क्रिया हो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, फिर भी अगर चीजें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से बताने की कोशिश की जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसी में आता है दो टॉपिक क्या क्या होता है। एक पौधा है जिसका नाम है बायोला, जिसको सामान्य पांसी भी कहते हैं, दूसरा होता है ऑक्जेलिस तथा तीसरा होता है कोमेलिना। कौन कौन, बायोला जिसे सामान्य पांसी कहते हैं, दूसरा होता है ऑक्जेलिस, तीसरा होता है कोमेलिना।
और जिसे कोमलिना को कनकौवा भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो तीनों पौधे होते हैं ये दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। जो तीनों पौधे होते हैं दो प्रकार के पुष्प पैदा, दो प्रकार के पुष्प पैदा करने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फूल होंगे, एक फूल ऐसा होगा कि जो ढका हुआ होगा और एक फूल ऐसा होगा जो ढका हुआ नहीं होगा। जो फूल ढका हुआ नहीं होगा उसे कहेंगे उन्मिल्य परागणी पुष्प। उन्हें क्या कहेंगे? उन्मिल्य परागणी पुष्प। क्या कहेंगे? उन्मिल्य परागणी पुष्प। ध्यान दीजिएगा, वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। कौन कौन? एक होता है उन्मिल्य परागणी पुष्प, दूसरा होता है अनुमिल्य परागणी पुष्प। उन्मिल्य परागणी पुष्प का मतलब होता है कि जिसमें जो यह पुष्प होगा वह ढका हुआ नहीं होगा। किसमें? उन्मिल्य परागणी। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्मिल्य परागणी पुष्प में क्या होगा कि इसमें जो पुष्प होगा वह ढका हुआ नहीं होगा, जबकि जो अनुमिल्य होगा इसमें जो पुष्प होगा वह ढका होगा। वही चीजें नीचे लिखी गई है कि उन्मिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं, किस प्रकार के पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, मतलब बिना ढके हुए होते हैं। मतलब जो उन्मिल्य होगा इसमें पुष्प जो होंगे वो ढके हुए नहीं होंगे, और जो अनुमिल्य होंगे इसमें पुष्प ढके हुए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है जब कोई पुष्प ढका हुआ होगा तो मतलब पुष्प ढका हुआ है उसके अंदर जो उपस्थित है उसमें परागण होगा। जब कोई पुष्प ढका हुआ है तो उसके अंदर जो क्या हो सकता है? स्वपरागण हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्मिल्य परागणी पुष्प होंगे इसमें परपरागण की क्रिया होगी, और जो अनुमिल्य परागणी पुष्प होंगे इसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। ओके प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ आए उसे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, आप सभी इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे बच्चों, आप लोग सभी लोगों ने नोट कर लिया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे, कि परागण के जो अभिकर्मक होते हैं या कार्यक्रम। मतलब हम लोग ने यह पढ़ा कि अभी इसके पहले कि परागण के बारे में पढ़ा, कि परागण के बारे में बताया कि वर्तिका जो परागकोश होंगे, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे आप कोई सामान यहाँ से वहां तक ले जाने ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, किसी यातायात की जरूरत होती है, उसी तरीके से परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचेंगे। जैसे पहले बच्चों समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये पौधा था और इस पौधे में इन परागकण आएंगे कैसे, उसके लाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस माध्यम को हम लोग कहेंगे अभिकर्मक या फिर कारक। उसी माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकर्मक या कारक। तो आपके एनसीईआरटी में दो अभिकर्मक दिया गया है, मतलब दो अजीवी दिया गया है, एक जल और एक वायु, और एक जीवी दिया गया है जिसमें प्राणी आते हैं। प्राणी मतलब कीटों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, हाथियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, पक्षियों द्वारा, ये सब प्राणी में आ जाएंगे। और एक वायु होगा, एक जल होगा। प्यारे बच्चों, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वायु द्वारा परागण। तो वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनेमोफिली। वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनेमोफिली। ध्यान दीजिएगा, जो वायु द्वारा परागण पौधे होंगे उनमें क्या होगा कि उनमें बहुत ज्यादा हल्के होंगे, उनके जो परागकण होंगे वो बहुत ज्यादा हल्के होंगे, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट नहीं होगा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चिपचिपाहट नहीं होगा, बहुत ज्यादा हल्के होंगे जो वायु द्वारा परागित पौधे होंगे। ओके प्यारे बच्चों, दूसरी चीज, इसका एग्जाम्पल क्या है? भुट्टा है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, गन्ना है, बाजरा है, बांस है, पाइनस है, राई है, जौ है, घास है। इन सब में किसके द्वारा परागण होता है? वायु द्वारा परागण होता है। प्यारे बच्चों, अगला टर्म हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा नंबर जल द्वारा परागण। तो जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल जो होता है वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला। आपके बोर्ड एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलिसिनेरिया तथा हाइड्रेला में किसके द्वारा परागण होता है, या फिर जल द्वारा परागित पौधों के नाम देखिए, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा वेलिसिनेरिया या फिर हाइड्रेला, तो आपको टिक करना है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज ये होती है कि जो वायु या जल द्वारा जो परागित पौधे होते हैं वह बहुत ही रंगयुक्त नहीं होते हैं। ये बहुत ही रंगयुक्त नहीं होते, मतलब उनके पौधे जो होंगे बहुत ही रंगीन नहीं होंगे। जो ज्यादातर सफेद कलर के फूल होते हैं, सफेद कलर के फूल होते हैं, उनमें वायु द्वारा परागण होता है। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा रंगयुक्त नहीं होंगे, मतलब रंगहीन होंगे, और वे मकरंद पैदा नहीं करेंगे। मकरंद मतलब भौरे उनके पास आग जाके नहीं आ जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें हम लोग पढ़ते हैं कीटों द्वारा परागण। किसके द्वारा परागण? कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटमोफिली। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंटमोफिली। ध्यान दीजिएगा, जो कीटों द्वारा परागण होता है उसमें क्या एग्जांपल आता है? सेल्विया और अंजीर। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ऑप्शन है, सेल्विया और अंजीर में किसके द्वारा परागण होता है? कीटों द्वारा परागण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जो कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं लेकिन उनका परागण कीटों द्वारा होता है।
ध्यान दीजिएगा, या फिर वायु द्वारा परागण होता है। जैसे वाटर हाइसियांथ, जिन्हें बंगाल का आतंक कहते हैं, जलकुंभी भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि ये जिस नदी तालाब में पड़ते थे वह एक पौधे से कई सैकड़े फूल बन जाते थे, पौधे बन जाते थे। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें होती हैं वाटर लिली। वाटर लिली को क्या कहा जाता है? कुमुदनी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाटर लिली या कुमुदनी पानी में रहते हैं, लेकिन इनका परागण कीट या फिर वायु द्वारा होता है। ये जल में रहते हैं लेकिन इनका परागण कीट या वायु द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, वाटर हाइसियांथ और वाटर लिली जल में रहते हैं लेकिन इनका परागण कीट या वायु द्वारा होता है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें, जो कीट द्वारा परागित पौधे होंगे वह बहुत ही रंगीन होंगे और सुगंध युक्त होंगे, मतलब बहुत ज्यादा रंगीन होंगे, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कलरफुल होंगे और वे सुगंध युक्त होंगे, बहुत ज्यादा स्मेल करेंगे, बहुत सुगंध देंगे। और अगली चीज, ये मकरंद से भरपूर होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें क्या है कि जो कुछ मधुमक्खियां होती हैं, भौरे होते हैं, तितलियां होती हैं, वर्रे होती हैं, चींटियां होती हैं और कुछ सलभ होते हैं या कीट होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं। पक्षी में शकखोरा और गुंजन पक्षी होता है तथा चमगादड़ होते हैं, ये भी परागिकीय अभिकर्मक हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें क्या है कि जो मक्खियां होती हैं और बिटलों, मक्खियां और बिटलों से जो परागित पौधे होते हैं उनमें मलिन गंध स्रावित होता है। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज जो एमार्फोपेलस होगा, क्या होगा? एमार्फोपेलस। एमार्फोपेलस जो होता है उसमें 6 फुट ऊंचा लंबा पुष्प पाया जाता है। एमार्फोपेलस एक प्रकार का ऐसा पुष्प पौधा है जिसमें 6 फुट ऊंचा पुष्प पाया जाता है। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज है कि जो कीट या भ्रमणकर्ता, मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें, कुछ कीट या भ्रमणकर्ता जो होती हैं वह कीट मतलब परागकण को ऑब्जर्व करके, परागकण को पकड़कर वह दूसरे स्त्री के सर तक नहीं पहुंचाते, वह उनका खुद भक्षण कर लेती हैं। मतलब वह गई तो थी पराग करने के लिए, मतलब परागकण को स्थानांतरित करने के लिए, लेकिन वह खुद पराग को एब्जॉर्व कर लेती है, पराग को खा लेती हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? पराग दस्य, पराग या मकरंद दस्य कहा जाता है। यही लिखा गया है कि जो कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए या पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकर्णियों को क्या कहा जाता है? पराग दस्य या मकरंद दस्य। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पौधे या जो कीट या भ्रमणकर्ता पराग को पकड़कर खुद उसका भक्षण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाए? परागदस्य कहा जाता है। जो परागण नहीं करते हैं उनका खुद भक्षण कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अरंड होता है और मक्का होता है, इसके एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। ओके ध्यान दीजिए, अरंड और मक्का में एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों पौधे पाए जाते हैं, दोनों पुष्प पाए जाते हैं। ओके मेरे बच्चों, आगे हम लोग एक बार लास्ट सवाल समझते हैं कि जो परागण के अभिकर्मक होंगे वो 2 तरीके का होगा, 2 अजीवी होंगे और 1 जीवी होगा। 2 अजीवी में कौन कौन आएगा? एक होगा जल द्वारा, एक होगा वायु द्वारा। और जीवी में कौन कौन आएगा? प्राणी आएगा। प्राणी में क्या क्या आएंगे? कीटों द्वारा आएंगे, पक्षी द्वारा आएगा, चमगादड़ द्वारा आएगा, मनुष्य द्वारा आएगा, हाथी द्वारा आएगा, कई चीजें हो सकती। ओके द्वारा ओके बताया। अगली चीज बताएगी कि जो वायु द्वारा परागण होगा उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक, सॉरी एनेमोफिली कहेंगे। जो वायु द्वारा परागण होगा उसे क्या कहेंगे? एनेमोफिली कहेंगे। और जो जल द्वारा परागण होगा उसे हाइड्रोफिली, और जो कीटों द्वारा परागण होगा उसे एंटोमोफिली। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज समझिए, जो वायु द्वारा परागण था उसमें एग्जाम्पल क्या क्या बताया गया? भुट्टा बताया गया, गेहूं बताया गया, चावल, मक्का, गन्ना, ये सब चीज। जो जल द्वारा परागण था उसका क्या बताया गया? वेलिस्नेरिया था, हाइड्रिला बताया गया। जो कीटों द्वारा परागण था उसमें क्या क्या बताया गया? सेल्विया और अंजीर बताया गया। अगली चीज यह बताई गई कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल में होते हैं लेकिन उनका परागण कीटों या वायु द्वारा होता है, जिसमें आप लोगों को 2 चीजें बताई गई, कौन कौन? वाटर हाइसियांथ और वाटर लिली, जिसे कुमुदनी कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज बताई गई कि कीटों द्वारा, भौरे द्वारा, इन सब के अलावा मधुमक्खियां, तितली, भौरे, चमगादड़, ये सब भी परागण की क्रिया करते हैं, मतलब परागण करते हैं, मतलब परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। अगली चीज ये बताएगी कि जो वायु द्वारा परागण होगा उसमें बहुत ज्यादा रंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा सुगंध नहीं होगा, लेकिन जो कीट द्वारा परागण होगा ये बहुत ही रंगीन होंगे, बहुत ही सुगंध युक्त होंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज बताएगी जो जल द्वारा होगा वो भी नॉर्मल चीजें होंगी। अगली चीज, लास्ट चीज ये बताएगी कि परागदस्य या पराग मकरंद दस्य के बारे में, कि जो भ्रमण करता या फिर जो भ्रमण या जो भौरे पराग को ही निगल लेते हैं, पराग को ही भक्षण कर लेते हैं, उन्हें परागदस्य या मकरंदस्य कहा जाता है। अगली चीज बताएंगे जो अरंड होता है, जो मक्या होता है, उसमें एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद ये चीज, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद
डबल फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे हम लोगों का चैप्टर ये समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ेंगे। मेरे बच्चों, ये चीज़ें नहीं सुने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद।